तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने इसके पिछली वीडियो में प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है तथा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है, ये सारी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखा है। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारी वीडियो आपको एक क्रम में मिल जाएगी, जिससे आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का चित्र देखेंगे। चित्र समझ लेंगे तो प्यारे बच्चों, जो डेरिवेशन है बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आपका जो ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग चित्र को समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC ले लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, प्रिज्म का ये हमारा क्या है, एक मुख्य परिच्छेद है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई एक प्रकाश स्रोत S ले लिया, जहां से प्रकाश किरणें, ये प्रिज्म का जो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB है और ये दूसरा प्रिज्म का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ BC होता है। और ये जो हमारा AC है, ये प्रिज्म का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण से झुकी रहती हैं, वहां पर ये कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्रकाश स्रोत है ना, यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत निकल रहा है जो कि प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकाश किरण का नाम दे देते हैं P, यहाँ पर नाम दे देते हैं Q। ठीक है, यानी कि P की जो प्रकाश किरण है ये हमारा क्या हो रहा है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रहा है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जब ये प्रकाश किरण इस पे आपतित होगा तो इसमें अपवर्तन की घटना होगी और ये क्या होगा कि जो प्रिज्म का द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ BC है, इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी नाम दे देते, जो निर्गत किरण इसका भी नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा PQ और ये हो जा रहा है आपका R और ये S। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि ये जो प्रिज्म का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसके जो Q बिंदु है यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु Q से एक अभिलंब खींच दें और बिंदु R से भी क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे। तो प्यारे बच्चों, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु का नाम दे देते हैं, वो बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, अभिलंब N हो जाए और ये M हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्यारे बच्चों देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण है। ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण होगा। तो प्यारे बच्चों, जो अभिलंब और जो आपतित किरण होता है इसमें क्या होता है, अपवर्तन कोण I बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा कोण I और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कोण होता है ये हमारा क्या होता है, R होता है। और यही प्रकाश किरण यहाँ पर आगे जा रही है तो यहाँ पर भी बना कोण क्या होगा, R होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कोण I होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि जो ये प्रकाश किरण PQ है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक आभासी लाइन द्वारा खींच करके आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह से जो निर्गत प्रकाश किरण RS है, इसको भी आभासी लाइन द्वारा खींच करके पीछे की ओर मिलाएं। तो पीछे की ओर प्यारे बच्चों जब मिलाएंगे तो यहाँ पर जो दोनों प्रकाश किरणें काट रही हैं, यहाँ पर एक U बिंदु नाम दे देते हैं
और यहाँ पर जो बना कोण होता है यही प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बना कोण होगा ना, ये तो टोटल हमारा क्या होगा, आई होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल आई में से आर को घटा देंगे तो यहाँ पर बना कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, वही कोण यहाँ पर भी होगा, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं लेकिन चित्र में मैनेज कर लेना, आप बना लेना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब थ्योरी कैसे लिखनी आप समझ लो। यहाँ पर लिखेंगे, माना प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB तथा BC है और प्रिज्म का जो आधार है वो क्या है, AC है। ठीक है, और जहां पर दोनों अपवर्तक पृष्ठ AB और BC जो झुकी हैं वहां पर बना कोण क्या होगा, एक प्रिज्म कोण A है। ठीक है, अब फिर हम मान लेते हैं कि यदि कोई एक हमारा प्रकाश स्रोत ऐसा है तो निकलने वाली जो प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण PQ, ये प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ बिंदु Q पर आपतित होगी तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ BC से, ठीक है, BC से क्या होगा, निर्गत प्रकाश किरण RS होगी। ठीक है, यदि हम प्रकाश किरण PQ को एक आभासी लाइन द्वारा आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत प्रकाश किरण RS को आभासी लाइन द्वारा पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक बिंदु U पर काटते हैं जिनके बीच बना कोण प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इतना आपको थ्योरी में लिख लेना होगा। अब डेरिवेशन यहाँ पर देखो। ठीक है, तो फिर बच्चे यहाँ पर जो डेरिवेशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, कौन, QUR। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो लिखेंगे त्रिभुज QUR में। ठीक है, इसमें देखेंगे तो जो हमारा डेल्टा M है ना, ये क्या होगा, इसका बहिष्कोण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां डेल्टा M बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, अतः फिर बच्चे जो बहिष्कोण जो डेल्टा M है ना, इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर में लिख देंगे। तो लिखेंगे डेल्टा M बराबर कोण I माइनस आर प्लस कोण I माइनस आर, इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बहिष्कोण बराबर होगा। तो इसका हम विस्तार कर दें, कोष्टक हटा दें तो प्यारे बच्चे हो जाएगा I माइनस आर प्लस I माइनस आर, ये हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 हो जाए। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो एक त्रिभुज और बन रहा है हमारा QOR। ठीक है, यहाँ पर भी देखो तो इसके दो कोण पता है हमें, तीसरा कोण नहीं पता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी कोण है तो हमें पता है कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ करके हम तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज QOR में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण, यहाँ पर लिखा जाएगा कोण, इसको पहले दर्शाओ QOR, कोण QOR प्लस कोण ये हो जाएगा आपका OQR प्लस ये हो जाएगा कोण ORQ बराबर कितना, 180 अंश, इतना हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों देखो हमें इन दोनों कोणों का मान पता है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो इसका मान देखिए ये आपको पता है, इसका तो पता नहीं तो इसको ऐसे ही नोट कर लो। ये हो जाएगा QOR प्लस कोण, इनका पता है कितना है, यहाँ पर देखो R। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कितना है कोण R, यानी कि R प्लस R हो जाएगा बराबर 180 अंश। इनको जोड़ दें तो हो जाएगा कोण QOR
प्लस 2r बराबर 180 अंश। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अब एक और हम लोग लगाएंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज यहाँ पर देखो क्यू बी आर ओ में, यानी चतुर्भुज क्यू बी आर ओ में। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना, तो अपवर्तनांक कैसे ज्ञात होगा, हम क्या करेंगे स्नेल के नियम के आधार पर इसको ज्ञात करेंगे। स्नेल का नियम होता है n बराबर अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कोण I का और R का मान ज्ञात करना है। जब I और R का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसी स्नेल के नियम में हम रख देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पता हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, I और R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे चतुर्भुज चतुर्भुज क्यू बी आर ओ में। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो ये जो भुजा है ना आपका, ये वाला कोण बी क्यू ओ और ये बी आर ओ, ये दोनों क्या है 90-90 अंश के कोण पर है। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा भुजा है आपका बी क्यू ओ और जो ये कोण कुछ इस तरह से है बी आर ओ, तो ये दोनों हमारे क्या है प्यारे बच्चों 90-90 अंश के कोण पर है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोण बी क्यू ओ बराबर कोण बी आर ओ बराबर कितना होगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 अंश के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो यदि हम क्या करें, इनको जोड़ें तो 180 अंश हो जाएगा, और जो बचा कोण 180 अंश इन दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण क्यू बी आर प्लस कोण हो जाएगा आपका क्यू ओ आर बराबर ये कितना हो जाएगा 180 अंश। अब प्यारे बच्चों देखो हमें पता है क्यू बी आर का कोण कितना है ए है, तो यहाँ पर ए रख देंगे तो ये हो जाएगा कोण, यानी ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 और 2 को देखा जाए तो ये भी हमारा 180 अंश इधर भी है 180 अंश इधर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो मान है 180 अंश के स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ये हो गया। तो यहीं पर क्या करिए, ये वाला मान यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा आपका कोण क्यू ओ आर प्लस कोण 2r बराबर ये हो जाएगा ए प्लस कोण क्यू ओ आर, ये हो जाएगा। तो ये देख रहे हो क्यू ओ आर कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, ये हो जाएगा आपको 2r बराबर a। तो यहाँ से क्या करें 2 का भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा r बराबर a/2। अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखो हमें पता चल गया किसका मान, r का मान पता चल गया। ठीक है, अब हमें किसका मान पता करना है i का, तो अब यही r का मान हम क्या करें समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखिए, ये हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर ये हो जाएगा 2i माइनस 2r की जगह पे a/2 रख देंगे, ये आपका 2 से कट जाएगा, तो बचा आपका डेल्टा m बराबर 2i
माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि माइनस ए को पक्षांतर करके इधर भेज दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2i बराबर, ये आ जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए। 2 का भाग करा दीजिए तो ये हो जाएगा i बराबर डेल्टा एम प्लस ए पूरे का बटा 2। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और फिर बच्चों ये भी हमारा क्या होगा, एक फार्मूला मिल रहा है ये और एक ये, क्योंकि जब हम लोग इसका सवाल देगा ना तो इन दोनों का भी उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि इस चित्र को बना लीजिए, बाकी जो चीजें मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ इतनी साइड का। ठीक है, तो आप इतना क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरा ले लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर से रब कर दे रहे हैं, इसको अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इधर का आप देखो, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। हो गया। तो फिर बच्चों अब देख रहे हो कि हमें कोण आर का मान पता चल गया, कोण आई का मान पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर स्नेल का नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है फिर बच्चों, ये होता है n बराबर अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा स्नेल का नियम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो r और जो i का मान है इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे i तथा r का मान रखने पर। ठीक है, तो यहीं पर मान रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका n बराबर, ये हो जाएगा साइन i का मान ये है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा m प्लस ए पूरे का बटा 2, और इसका बटा अब क्या हो जाएगा साइन r का मान क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चे जो हमारा क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण या यह सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि यह सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चे इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं। एक और टॉपिक है, कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण के सूत्र का निगमन कीजिए, और इस पे सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग अब पतले प्रिज्म के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है पतले प्रिज्म के लिए। तो प्यारे बच्चों पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है कि जो ये साइन वाला जो मान है ना, ये पूरा पद हम मान लेते हैं कि बना कोण यानी कि जो प्रिज्म कोण ए है ये क्या हो, बहुत पतला हो। तो जब पतला होगा तो प्रिज्म भी क्या होगा, बहुत पतला होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो प्रिज्म कोण ए है ये बहुत छोटा कोण हो। जब छोटा कोण होगा तो प्रिज्म में क्या होगा, पतला होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो साइन है इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन डेल्टा एम प्लस ए पूरे का बटा 2, इसको हम ले सकते हैं केवल डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और ये जो लिखा गया है साइन a/2, इसको हम लोग केवल a/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा आपका n बराबर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा
m प्लस a/2 पूरे का बट्टा a/2। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये इसका a का गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा na बराबर डेल्टा m प्लस a को पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर na माइनस a, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a। ये जो प्यारे बच्चों जो फार्मूला आ रहा है ये पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण के लिए फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी जो मुख्य टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।